थे डिप्रेसिव? हाँ, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस एजिटेशन कहलाएगा। सुसाइडल के आइडियाज आ सकते हैं कि भाई साहब अब जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं तो क्या करें, मर ही जाए, हैं? क्योंकि कोकीन नहीं रही अब, तो कोकीन के गम में सुसाइडल आइडियाज आ सकते हैं। तुमको 4 तरह के सुसाइड के टाइप्स बताए थे। तुम्हारी अगर बुद्धि चल रही हो तो मेरे को वो टाइप्स का नाम बता दो 4 सिर्फ पहले, उसके बाद अंदर बता पाना। डेमोक्रेटिक सुसाइड, वाह, डेमोक्रेटिक सुसाइड, ये कौन सी सुसाइड है भाई? एक था अनोमिक, मैं याद करो ना रे, तो मेरे दिन हो गए। तो 12.4 पर 1 लाख पॉपुलेशन 12 पॉइंट करेगा तो मैनेजमेंट में सीधा सीधा है एंटीडोट अमाइल नाइट्रेट देंगे, अदर सिम्टम में हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे, अदर सिम्टम में हम एंटी डिप्रेसेंट देंगे, और विड्रॉल को ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट लगानी पड़ेगी क्योंकि विड्रॉल में डिप्रेशन सिम्टम आ रहे थे डिप्रेसिव। तो याद रखना है इमिप्रामाइन या इमिडाक्लोप्रिड दी जा सकती है, सपोर्टिव में साइकोथेरेपी दी नहीं देनी है, सब नशेड़ियों को साइकोथेरेपी तो देनी देनी है। क्या हुआ रे? एंटी डिप्रेसेंट्स का अदर नाम क्या है बेटा? हम्म और मूड एलिवेटर्स, थाइमोलेप्टिक्स और मूड एलिवेटर्स है। नॉर्मल मूड को क्या कहते हैं बालिका, तुम बताओगी सिर्फ तुम, आता तो नहीं फिर भी गुटरगुन करेंगे, क्या कहेंगे? यूथाइमिया कहेंगे। हम्म हो गया, चलो हो गया। अब क्वेश्चन बताओ, क्या नहीं हुआ था उसमें, क्या नहीं हुआ था? तुम इसमें क्या एंटी डिप्रेसेंट गोली बना रहे थे क्या? अब बताओ, ये तो बता ही दोगे, रो रहे हो कि आंसर बता रहे हो? तो याद रह जाएगा कि अगर कोई कोकीन का इस्तेमाल ओरली ले रहा है तो जो टंग है उस पे माइक्रो ब्लड वेसल्स रप्चर होकर ब्लीड करके वापस जो क्लॉट बनेगा तो ब्लैक डॉट 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 दिखेगा पूरी टंग पे, उसको ब्लैक जेट पिगमेंटेशन ऑफ टंग बोल सकते हैं। इसके साथ साथ टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है, उसको हम कोकीन बक्स और मैग्नान बक्स बोलते हैं। ये तो ठीक है, आज आज तो याद रहेगा ही है। ये देख रहे नाक से खींचा तो छेद के अंदर एक और छेद हो गया, ये एक और नेजल सेप्टम में परफोरेशन। बस बस बस, साबित मत करो कि तुम लकड़ बग्गे, एक और नेजल सेप्टम में परफोरेशन है। ये देख रहे नाक से खींचा तो छेद के अंदर एक और छेद हो गया, ये एक और नेजल सेप्टम में परफोरेशन। बस बस बस, साबित मत करो कि तुम लकड़ बग्गे ही हो। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर देखिए, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर। ओपियोइड्स दो चीज होती है, एक ओपियोइड्स होता है एक ओपिएट्स होता है। ओपिएट्स क्या है कि ओपिएट्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, ये नेचुरल वाले हैं। इसमें ये पेपेवर सोमनिफेरम नाम का प्लांट होता है जिसको पॉपी प्लांट बोलते हैं, उससे डिराइव होता है। इसका एग्जांपल तुम्हारे सामने है, मॉर्फिन, ओपियम, हेरोइन, कोडीन, ये प्योर वाले हैं। दूसरा ओपियोइड है वो आइदर फुली और पार्शियली सिंथेटिक होते हैं। ये कैसे है? सिंथेटिक होते हैं। ये इंसान बनाता है केमिकल कंपाउंड से, किससे बनाता है? केमिकल फार्मूला से बनाया जाता है और उसके जैसा एक्ट करता है। इसके एग्जांपल है मेथाडोन, फेंटानिल, ये सब। तो ओपियोइड है वो है सिंथेटिक, ओपिएट्स है वो नेचुरल है। ओपिएट्स है जो नेचुरल है, डायरेक्ट प्लांट से लिए जाके बनाया जाता है, और जो ओपियोइड्स है वो सिंथेटिक है, मेड बाय ह्यूमंस है, केमिकल कंपाउंड से बनेगा, केमिकल कंपाउंड से बनाया जाएगा। ओपिएट्स नेचुरल वाला कंपाउंड है, पौधे से बनेगा, इसकी खेती होती है, गवर्नमेंट खेती करवाती है, इसकी लाइसेंस देती है ना? है कोई भीलवाड़ा साइड का उधर? कोई नहीं भीलवाड़ा का? चित्तौड़, भीलवाड़ा, उधर खेती होती है इसकी, गवर्नमेंट मेडिसिन बनाने के लिए खेती करवाती है। बट लोग जितने स्क्वायर फीट में या जितने हेक्टेयर में खेती करनी है उससे ज्यादा की लोग खेती करते हैं, और उसमें से बाकी सब अवैध मार्केट में बिकता है। गवर्नमेंट तो ले जाएगी, उसके एक्स्ट्रा लोग खेती कर लेते हैं, उसकी हो जाती है तस्करी, स्मगलिंग। तो वो आता है नशे के लिए, राहुल बेचारा कहाँ करेगा तस्करी। तो दो चीज याद रख लोगे कि ओपिएट है जो है नेचुरल कंपाउंड, वहीं जो ओपियोइड्स है वो है सिंथेटिक और केमिकल कंपाउंड्स। नेचुरली इसके प्लांट का जो नाम है वो है पेपेवर सोमनिफेरम, जिसको हम पॉपी प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पॉपी प्लांट्स। कल मैंने बताया था तुमको परसों, जैसे अखरोट की आउटर सेल हार्ड आती है, ऐसे ही पौधे पे हार्ड सेल बनती है। उस सेल जब वो कच्ची होती है तब इंसिजन देके जो लिक्विड फॉर्म बाहर निकाल लिया जाता है वो मॉर्फिन या ओपियम कहलाता है। और पीछे जो सेल बन गई है वो सूखने के बाद उसको लोग पीस के उसका जूस निकाल लेते हैं, वो डोडा हो गया है। मारवाड़ का फेमस तस्करी का आइटम यही है। यहाँ सबसे ज्यादा स्मगलिंग इसी की होती है, और सबसे ज्यादा एडिक्टेड लोग भी इसी के हैं। हो गया? अरे हो गया क्या? तो ओपियोइड्स में दो चीज, एक ओपिएट्स है वो नेचुरल है, और दूसरा ओपियोइड्स है वो क्या है? सिंथेटिक है, वो केमिकल कंपाउंड से बना होगा। अब इसमें जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो हेरोइन है। कौन है? हेरोइन। सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है, मोस्ट कॉमन अब्यूज्ड ओपियोइड वो है हेरोइन। प्रोड्यूसेस डिपेंडेंट ड्यू टू ओपीडी, ओपियोइड बाइंड्स टू म्यू ओपियोइड रिसेप्टर इन द ब्रेन, ब्रेन में म्यू ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं, उसके साथ बाइंड होता है और ये डिपेंडेंस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट नेम ऑफ हेरोइन इज स्मैक एंड ब्राउन शुगर। हेरोइन को
नशेड़ी लोग स्मैक बोल सकते हैं या ब्राउन शुगर बोल सकते हैं, स्मैक या ब्राउन शुगर। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन ड्रग है, सीएनएस डिप्रेशन ड्रग है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत फास्ट क्रॉस करते हैं, रैपिडली, इसलिए इनके मोड ऑफ एक्शन बहुत रैपिड होता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत फास्ट क्रॉस करने के कारण इनका नशा बहुत रैपिडली होता है। बीच में ये स्मैक भी बहुत आई थी, नकली स्मैक, चूहे मारने का पाउडर। हेरोइन को चेसिंग द ड्रैगन ड्रग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चेसिंग द ड्रैगन, या ड्रग टू बी चेस्ड, ऐसा क्यों बोला जाता है? स्मैक वाले बच्चे बैठे होंगे, कुछ वो बता सकते हैं। हाँ, इसके पाउडर को एक पेपर पे रख के जलाते हैं, पेपर यानी कि सिल्वर पेपर, समझ रहे हो, जो फॉइल पेपर आता है उस पे, फिर उसका धुआं बनता है वेपर, तो धुआं तो हवा के साथ इधर उधर जाएगा ना, तो वो उस धुआं जिधर जिधर जाएगा उसके पीछे भागता भागता उसको खींचता है धुएं को, तो चेस करता है ना, इसलिए इसका नाम रखा है चेसिंग द ड्रैगन। तो तुमसे कभी कोई पूछ ले कि ड्रग टू बी चेस्ड कौन सी है, तो ड्रग टू बी चेस्ड, पीछा किसका करोगे बे, किसका करोगे? हाँ, हीरोइन का करते हैं ना पीछा तो। हाँ, हीरो हो तो हीरो का भी हो सकता है, पर उसके लिए हीरो बनना पड़ेगा तुमको, ये तो ऑलरेडी हीरोइन है। म्यू रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर? म्यू, ये थोड़ा हल्का हो गया, वो अलग है, म्यू, म्याऊ ऐसा है। कैसे भी हो, याद रख लेने का है। तो ओपियोइड में हेरोइन है जो मोस्ट कॉमनली नशा करने वाली चीज है। स्मैक और ब्राउन शुगर भी इसी का स्ट्रीट नेम है। बहुत रैपिड ऑनसेट होता है इसका एक्शन, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को रैपिडली क्रॉस करता है, और इसका जो ब्रेन रिसेप्टर है जिसके साथ ये बाइंड होकर डिपेंडेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है म्यू। क्या नाम है? म्यू। हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ? फिर क्यों आवाज दे रहे हो? हो गया? आवाज देते ही। इसके अलावा जो ओपियोइड है वो ओरली लिया जा सकता है, इंट्रानेजली लिया जा सकता है, आईवी लिया जा सकता है, सबक्यूटेनियसली लिया जा सकता है, और जो सबक्यूटेनियस रूट से जो लेंगे उसको स्किन पॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्किन पॉपिंग, क्योंकि जब लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग 5 ml 10 ml अगर अंडर द स्किन दी जाएगी तो स्किन कैसी हो जाएगी? पॉप हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, इसलिए इसको स्किन पॉपिंग नाम से जाना जाता है। और जो आईवी यूज करते हैं लोग, नशेड़ी आईवी वाले, पूरी बॉडी में हर जगह नशे कुरेद कुरेद के नेक्रोस्ट कर देते हैं, तो जब नेक्रोड वेन बाकी पेरिफेरी में मिलती नहीं है तब वो सेंट्रल लाइन से लगा देते हैं, तब उसको मेनली सब क्लिवियन से लगा सकते हैं, कैरोटिड में दे सकते हैं, तो भाई साहब तब उसको हम मेन लाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन लाइनिंग, क्योंकि बड़ी लाइन से अगर कोई ड्रग ले रहा है, मतलब मेन लाइन से ले रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेन लाइनिंग बोलते हैं। कि रिपीटेडली आईवी ड्रग यूजर्स के को रिपीटेडली वेसल्स में प्रिक के कारण ब्लड वेसल्स नेक्रोस्ड हो जाती है, फिर वो खुद लगा नहीं पाते उसमें इंजेक्शन, तो बची कौन सी? मेन लाइन ही बची है, तो उसको बोलते हैं मेन लाइनिंग। इसके अलावा हेरोइन इज स्मोक्ड और चेस्ड इज नोन एज चेसिंग द ड्रैगन। ये आ गया, यहाँ लिखा हुआ, तुमने लिख लिया तो अच्छी बात है। धुआं के पीछा करना चेसिंग द ड्रैगन है। तो जो स्मैक और हेरोइन पीते हैं वो बिल्कुल बंद कमरा जहां हवा बिल्कुल ना हो, वरना वेपर उड़ जाएगा इधर उधर, धुआं इधर उधर उड़ जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा, खुद ही सीख जाता है। अरे भाई, नशा करने वाला कुछ भी सीख सकता है? सब लगा लेगा, वो लाइन थोड़ी लगाएगा, डायरेक्ट लगाएगा नीडल से। और गैंग होती है, अकेला थोड़ी होता है, दूसरा लगा देगा, कोई दोस्त उसका, वो उसके लगाएगा, वो इसके लगाएगा। तभी तो एचआईवी भी होता है, सेम नीडल से दोस्त ने पहले दोस्त के लगाया, फिर इधर लगाया। दूर रहना है, नशा बड़ा खराब चीज है भाई। हो रही हो ना? हाँ, कदे कदे चले रोज? नहीं, ये नहीं लेता। अच्छा बच्चा वो, नहीं नहीं, कोई नहीं लेता, अच्छे बच्चे सारे। दूर रहो नशों से भाई, कुछ नहीं रखा। क्या लेते हो? कुछ नहीं, ठीक है, नहीं लेना है। तो ऑपियोइड्स को ओरली लिया जा सकता है, इंट्रानेजली, आईवी, सबक्यूटेनियस। जब सबक्यूटेनियस रूट से लेगा स्किन पॉपिंग कहलाएगा। आईवी ड्रग यूजर्स जब मेन लाइन से लगाएगा उसको मेन लाइनिंग कह देंगे। इसके अलावा हेरोइन है जो चेस की जाने वाली ड्रग है। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो इंटेंस यूफोरिया क्रिएट करता है। इंटेंस यूफोरिया का मतलब क्या है? अरे वो खुशी का एहसास है, खुशी का एहसास। इसके अलावा फीलिंग ऑफ वार्मथ, गर्माहट का महसूस होना। फेशियल फ्लशिंग, यही गर्माहट है, पूरी बॉडी में से वार्मथ फील होगी, फ्लशिंग जैसे सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा नोडिंग ऑफ, ये क्या है? नोडिंग ऑफ, आपने देखा होगा जो अफीम खाते हैं लोग, वो बैठे बैठे क्या करते हैं, 10 लोग बातें कर रहे हो, वो बीच में हाँ हाँ करता करता क्या करता है, फिर 5 मिनट बाद आंख खोले, अच्छा, बैठ बैठ अपने आप यूं करते रहता है। इसको नोडिंग ऑफ बोलते हैं। क्या? क्या होता है बिना नशे के? इसका मतलब तुम नशेड़ी हो, बिना नशे के ही हो रहा तुमको। वो नींद वाला है, ये नशे वाला है, कि बात करते करते बीच बीच में इंसान, हाँ, नींद के झोंके लेता है, झपकियां लेता है, वो नोडिंग ऑफ है। इसके अलावा ओपियोइड टॉक्सिसिटी के कारण हमको पिन पॉइंट पिपिल देखने को मिलता है, अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो। कैसा? पिन पॉइंट पिपिल। लिख लिए 4 पॉइंट? हो गए थे क्या? नहीं में
यूफोरिया फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस वाली सेंसेशन है। वहीं बॉडी एकदम वार्म और फ्लशिंग फील होगा। इसके अलावा नोटिंग ऑफ करेगा। और सिम्टम की बात करें तो और सिम्टम में हमको ओवरडोज लिथल हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा, सीवियर में कोमा में जा सकता है, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन है और ड्रग का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो बॉडी के सारे फंक्शन डिप्रेस्ड हो सकते हैं, पिन पॉइंट पीपल देखने को मिलेगा। और हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब है जब ब्रेन की फंक्शनिंग अल्टर्ड हो जाएगी, डिप्रेस्ड सप्रेस्ड हो जाएगी, तो बॉडी के सारे फंक्शन सप्रेस हो जाएंगे, सारे फंक्शन स्लो डाउन हो जाएंगे। कैसे होंगे? स्लो। तो यहाँ सारे स्लो वाले ही है। हाइपोथर्मिया, थर्मोरेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा जब ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है तो। इसके अलावा पिन पॉइंट पीपल इंपॉर्टेंट सिम्टम्स याद रखना है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, ये जरूर याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट चीज है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और पिन पॉइंट पीपल। और कौन सी कंडीशन में पिन पॉइंट पीपल देखते हो? है क्या? क्या? मॉस्किटो बाइट? हाँ, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, फोंटाइन हेमरेज। और आपका ओपियोइड आ गया। पिन पॉइंट पीपल का मतलब क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल्स। क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल्स। तो इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स सीवियर हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, जान जा सकती है, कोमा में जा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हाइपोथर्मिया सीवियर हो सकता है, पिन पॉइंट पीपल देखने को मिलेगा। इसके अलावा विड्रॉल सिम्टम की बात करें, लिख लिया था? हाँ, विड्रॉल सिम्टम 6 से 8 घंटे में आने शुरू हो जाएंगे लास्ट डोज के। लास्ट डोज के 6 से 8 घंटे बाद ही विड्रॉल आएंगे और फ्लू लाइक सिम्टम होंगे। फ्लू कैसा होता है? फ्लू के सिम्टम बोलो। हाँ, फ्लू के मतलब सर्दी खांसी जुकाम वाले। छींके आएगी, नाक से पानी, आंख से पानी है, उबासी आएगी, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो व्हाट इज रनिंग नोज, स्वेटिंग, डायरिया, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे फ्लू वाले। इसके अलावा यॉर्निंग एंड पाइलो इरेक्शन। यॉर्निंग क्या है? हाँ, उबासी उबासी अमल उतर गया, उबासी आवा है बस ये है यॉर्निंग। इसके अलावा इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर को पाइलो इरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलो इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ बॉडी हेयर। गूजबम्प। प्यूपिलरी डायलेशन, ट्रेमर, इंसोम्निया, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये कॉमन सिम्टम हमारे इधर बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ओपियोइड एडिक्टेड है। तो उनको पास बैठने से पता चल जाता है, उबासियां ले रहा है, आंखों में पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, कैबल उतर गया। क्या बोलते हैं उसको? मारवाड़ी में अमल बोलते हैं उसको। अभी इनको क्या बोलते हैं? अमल। अमल उतर गया मतलब अब नशा उतर गया है, लेना पड़ेगा वापस। तुम क्या उदास हो बेटा? अमल उतर गया कहीं? तुम नींद आ रही है? अरे तुमको कह रहा हूं मैं, तुमको। हाँ यार, सच में मेरी आंख में दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मैं क्लियर एकदम सामने देख के बोल रहा हूँ, फिर भी वो उधर देख रही है। तो विड्रॉल सिम्टम में इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो फ्लू जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिसमें रनिंग नोज, वाटरी आई, स्वेटिंग, जीआई डिस्टर्बेंस में डायरिया हो सकता है, उबासी आएगी, बॉडी इरेक्शन, बॉडी हेयर इरेक्शन होगा। इसके अलावा पिपुलरी डायलेशन होगा, साथ में ट्रेमर, इंसोम्निया, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, ये सारे सिम्टम्स देखेंगे। और अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या दोगे? ओपियोइड का टॉक्सिसिटी पे एमसीक्यू आता है। अल्कोहल का टॉक्सिक होता है, तो एंटीडोट क्या बताया था? है? और प्रोमेपिजोल क्या बताया था? याद रहता नहीं है ना, कल ही लिखा फिर भी याद नहीं है। मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल ही टॉक्सिक फॉर्म है, मिथेनॉल ही टॉक्सिक फॉर्म है। उसको ट्रीट करने के लिए प्रोमेपिजोल दोगे या फिर इथाइल अल्कोहल दोगे? कैसे मैनेज करेगा भाई? विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग है वो है मेथाडोन, ब्यूप्रीनोर्फिन, क्लोनिडीन। क्या क्या है? मेथाडोन, ब्यूप्रीनोर्फिन और क्लोनिडीन। क्लोनिडीन ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी को ट्रीट करेगी, और मेथाडोन और ब्यूप्रीनोर्फिन ये क्या है? ये क्या चीज है? ये सिंथेटिक ओपियोइड है। सिंथेटिक ओपियोइड्स है लो डोज में, क्योंकि विड्रॉल को ट्रीट करना है तो लो डोज में ओपियोइड तो देने पड़ेंगे। तो लो डोज ओपियोइड वाले हैं ये मेथाडोन और ब्यूप्रीनोर्फिन। पुराने जमाने में लियो अल्फा एसिटाइल मेथाडोल यूज होते थे, वो अभी यूज नहीं होता। ओपियोइड एंटागोनिस्ट किसको कहा जाएगा? तो नेल्ट्रेक्सोन को कहा जाएगा। वहीं ओपियोइड ओवरडोज एंटीडोट में हमें नैलोक्सोन है। ये क्वेश्चन आया था नोट सेट में। और अल्कोहल में भी यही है। हुँ? क्या बताया था? एंटी क्रेविंग एजेंट है, एंटी क्रेविंग एजेंट। तो ये एंटागोनिस्ट का मतलब यही है, एंटी क्रेविंग, इच्छा, डिजायर कम करना है तो नेल्ट्रेक्सोन दे सकते हैं। और पेशेंट को अगर टॉक्सिसिटी हुई है तो नैलोक्सोन देना है। क्या देना है? नैलोक्सोन। तो मेथाडोन एंड ब्यूप्रीनोर्फिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विड्रॉल सिम्टम कहलाएगी। टॉक्सिसिटी के लिए हमें नैलोक्सोन देना है। और ओपियोइड एंटागोनिस्ट और जिसको एंटी क्रेविंग बोल सकते हैं तो वो है नेल्ट्रेक्सोन। वो क्या है? नेल्ट्रेक्सोन। मेंटेनेंस में जो यूज लॉन्ग टर्म के लिए, अगर मेंटेनेंस में चलाना है पेशेंट को, किसी को ओपियोइड्स एडिक्ट है उसको छुड़ाना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए लो डोज में यही देती जाती है। मेथाडोन देंगे, ब्यूप्रीनोर्फिन देंगे, मेथाडोन और ब्यूप्रीनोर्फिन दी जाएगी। तो ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज की जा सकती है और विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए भी यूज की जा सकती है। तो ड्रग के नाम जरूर याद रखना है, ब्यूप्रीनोर्फिन एंड मेथाडोन, ब्यूप्रीनोर्फिन एंड मेथाडोन। ब्यूप्रीनोर्फिन के पैच भी आता है, टेबलेट भी आती है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, मेजर सर्जरीज में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी ओपियोइड एनाल्जेसिक देते हैं, तो ये भी प्रिनोर्फिन ओपियोइड एनाल्जेसिक का भी काम करता है। इसका पैच भी आता है। तो पैच एक बार लगा दिया, स्लो रेजिंग पैच है, 24 आवर्स तक इफेक्टिव रहता है। 24 आवर्स तक पेशेंट को दर्द नहीं होगा, दर्द मुक्त हो जाएगा।
कोई भी ड्रग के पैच देखे हैं कभी तुमने? देखे? कैसे होता है? हाँ, नॉर्मल एक्टिव जैसे ट्रांसपेरेंट चिपकाना है बस। वो स्लो रिलीज है, ऑटोमेटिक रिलीज होंगे और इसके थ्रू एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक इफेक्ट लाएंगे और 24 आवर्स तक इफेक्टिव है। अलग अलग कंपनी अलग अलग पैच बनाती है, ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है। तो मैनेजमेंट में याद रखना है मेथाडोन, बुप्रेनोर्फिन। एंटीडोट जरूर याद रखें, नैलेक्सोन क्वेश्चन आ सकता है। और एंटागोनिस्ट जो ड्रग है जिसको एंटी क्रेविंग बोल सकते हो वो है नेल्ट्रेक्सोन। वो क्या है? नेल्ट्रेक्सोन। हो गया? अब आता है एलएसडी। एलएसडी क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड ये क्या है? हेलुसिनेशन वाली ड्रग है, भयंकर हेलुसिनेट कराती है पेशेंट को। इसको लेते ही अलग तरह की अलग दुनिया, रंगीन दुनिया दिखेगी। सुंदर सुंदर आवाज, भले गधा ढेंचू ढेंचू कर रहा हो, कुत्ता हाउ हाउ कर रहा हो, उसको वो अच्छा प्यारा म्यूजिक लगेगा, म्यूजिक। तो हेलुसिनेशन कराने वाली ड्रग है, फुल नशे वाली ड्रग है। लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड इज ए पावरफुल हेलुसिनोजन ड्रग। एलएसडी को हम एसिड नाम से भी लोग जानते हैं, नशा करने वाले। अभी जो रिसेंटली अपने इधर जोधपुर में नशा चला था, एमडी है। एमडी सुना है? तो ये एमडी देखो, एमडीए में क्या होता है? मिथिलीन डाइऑक्सी मिथाम्फेटामाइन है। ये इंसान क्या करता है, इसको गुटखा आता है, रजनीगंधा या कोई और टोबैको प्रोडक्ट उसमें मिक्स करके मुंह में घोल के बैठा रहता है और बोलेगा नहीं आधा 1 घंटे तक। क्यों बैठा रहेगा? जब पूरा चीज एब्जॉर्ब होगा तभी बोलेगा। उसके बाद न सोने की जरूरत है, न खाना खाने की जरूरत है, बस मस्त है एकदम अपने आप में। दुनिया से टेंशन मुक्त हो जाता है, सारी चीजें अच्छी अच्छी दिखने लगती है, सब मस्त हो जाएगी दुनिया। तो ये वाला नशा है एमडी, जिसको एमडीएमए बोलते हैं पूरा नाम, मिथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन फुल फॉर्म है। एलएसडी को हम एसिड नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक सिलोसाइबिन है जिसको मैजिक मशरूम से नाम से जानते हैं, ये भी हेलुसिनोजन करा जाने वाली ड्रग है। इसके अलावा एक पीसीबी है जिसको पेनसाइक्लिडीन बोलते हैं, स्ट्रीट नेम उसका एंजल डस्ट है। क्या है? एंजल डस्ट। ऐसे ही हेलुसिनेशन कराने वाली ड्रग है कीटामाइन। कीटामाइन को विटामिन के नाम से बोलते हैं, नशेड़ी क्या बोलते हैं? विटामिन के। इसके अलावा एमडी जिसको इक्टेसी बोलते हैं, और एमडी को दूसरे नाम में बोलते हैं मोली और एक्स, और क्या बोलते हैं? एक्स। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पार्टी ड्रग बन चुकी है आजकल, एमडी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पार्टी ड्रग। तो ये हेलुसिनेशन करने वाली ड्रग के नाम है एलएसडी, सिलोसाइबिन और एमडीएमए और पीसीपी। 4 ड्रग जो है ये हेलुसिनेशन कराती है, यानी कि चीजें बहुत सुंदर रंगीन हसीन दिखती है लोगों को। जिस बीवी को रोज गालियां देता होगा या जिस गर्लफ्रेंड को रोज गालियां देता है तो अच्छी नहीं है, ये वो एमडी खाने के बाद वो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की दिखती है उसको कि वो कोई अलग ही परी आई है? ये नहीं है कि हस्बैंड पसंद नहीं करता तो उसको एम खिला दे, ऐसा नहीं करना है। तुम नीचे लिख दो स्पेस देके, बाद में तीर वहां से लगवा लेना। हो गया? तो हेलुसिनेशन वाले 4 ड्रग के नाम याद रखने होंगे, क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेलुसिनेशन ड्रग या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेलुसिनेशन ड्रग एक्सेप्ट। तो आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग हेलुसिनेशन करवाती है, पावरफुल हेलुसिनेशन ड्रग बोलते हैं इनको। तो वो है एलएसडी है, सिलोसाइबिन है, पीसीपी है और एमडी है। और ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है एंड पावरफुल हेलुसिनोजन ड्रग कहलाएगी। इनके स्ट्रीट नेम अलग अलग है। केटामाइन को विटामिन के बोलते हैं। हो गया? अरे लिख पाए सब के सब? बहुत बढ़िया हो गया। जब पूछे तो बोला सब के सब लिख लिए। तुम फीलिंग ले रहे हो एमडी की? अलग रंगीन दुनिया देखना चाह रहे हो लग रहा है मेरे को। एंजल डस्ट लेके, एंजल डस्ट। चलो क्या हो गया, कड़वा लगता है तो दारू कड़वी नहीं होती क्या? पीते ही है ना। कड़वा क्या लगता है? कड़वा थोड़ी होता है, कड़वा नहीं होता, फीका होता है, फीका। अरे कड़वी नहीं होती, फीकी होती है, फीकी। हमें सब चीज का पता है। हाँ, एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में क्या सिम्टम दिखेंगे भाई? डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, इल्यूजन, साइनेस्थीसिया, एंजाइटी, पैरानॉइड थॉट्स, वही सारे सिम्टम है। इसके अलावा हेलुसिनेशन तो खुद है ही। पैरानॉइड थॉट कैसे थॉट होता है रे बेटा? ये तुमसे नहीं, किसी एक से पूछ लेते धीरे से। आज सुबह से 5 बार पैरानॉइड बता चुका हूँ। तुम बताओगे पहलवान? बालक तुम बताओ। हाँ, हाँ। सस्पिशियस जैसे कि? अच्छा यो, ठीक है। नहीं पूछना।
कोई नहीं, तुम इल्यूजन बताओ। इल्यूजन क्या है भाई? इल्यूजन ही नहीं आ रहा है। बता बेटा बता, इल्यूजन क्या है? फॉल्स परसेप्शन। स्टिमुलाई। पेशेंट बता रहा है कि ये पेन नहीं तलवार है। ये किसका एग्जाम्पल है? हम्म। और ये पेन नहीं टिन टिन टापा है बेटा, क्या है? इल्यूजन है। हाँ इल्यूजन है। ये पेन नहीं टिन टिन टापा है, क्या है बेटा? पेशेंट बता रहा है, पेशेंट को दिखाया ये क्या है, पेशेंट बोल रहा टिन टिन टापा। ये क्या है? नियोलॉजिज्म। क्या है ये? नियोलॉजिज्म का मतलब है न्यू वर्ड, आउट ऑफ डिक्शनरी वर्ड। भूल गए, तुम्हारी बत्ती गुल है सब। तुम रोज पढ़ा करो। इसके अलावा विड्रॉल सिम्टम में फ्लैशबैक आएंगे। विड्रॉल सिम्टम जो भी हेलुसिनेशंस वाली ड्रग है, मेन सिम्टम होता है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक का मतलब क्या है? अरे भाई कल वो क्या चीज ली थी, ओहो क्या चीज थी वो, वही वाली यादें, यादें हैं। फ्लैशबैक। मैनेजमेंट में साइकोथेरेपी करेंगे। विड्रॉल फ्लैशबैक लिख लो, मैनेजमेंट में साइकोथेरेपी लिख लो, इसमें क्या सवाल? विड्रॉल सिम्टम में न्यूरोलॉजिज्म। क्या है ये? तुम रोज पढ़ा करो। सिम्टम जो भी हेलुसिनेशन, वो क्या चीज थी वो, वही वाली यादें, यादें हैं। फ्लैशबैक। मैनेजमेंट में साइकोथेरेपी करेंगे। विड्रॉल फ्लैशबैक लिख लो, मैनेजमेंट में साइकोथेरेपी लिख लो। का मतलब है जो अच्छी वाली फीलिंग आई थी नशा करके, उस फीलिंग के वापस याद आना कि वाह क्या फीलिंग थी वो, क्या चीज थी वो, जिससे दुनिया सुंदर सुंदर दिखी थी, जिससे दुनिया सुंदर सुंदर दिखने लगी थी। ये वाली फीलिंग क्या कहलाती है? फ्लैशबैक कहलाती है। हो गया? एल्कोहल। कौन है वो दरवी जिसने एल्कोहल बोला? बोलो भाई। ए, क्या बोलते हैं? अदर नेम क्या है मैग्नान का? कोकीन बक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्या है मैग्नान का? कोकीन बक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हम्म। रेयो ड्रग। रेयो क्या है? हाँ रेयो एक पार्टी का नाम है। रेयो पार्टीज बड़े बड़े लोगों की पार्टी है, फार्म हाउस पे जहाँ एंजॉयमेंट की सारी सुख सुविधाएं होती है, उसको रेयो पार्टी बोलते हैं। जहाँ नशा भी है, नाच गाना भी है, म्यूजिक भी है, डांस भी है, खाना भी है, सारी व्यवस्थाएं है। यानी कि इंसान को जिन चीजों से खुशी मिलती है वो सारी चीजों की व्यवस्था है। वो पार्टी रेयो पार्टी कहलाती है। तो वो वाली पार्टी की जो मेन ड्रग है वो कौन है आजकल? वो है मेथाम्फेटामाइन। वो कौन है? वो कौन है? मेथाम्फेटामाइन। कोकीन कहाँ खरीद पाएगा हर कोई भाई? रेव पार्टी तो हर जगह होती रहती है आजकल। तो कोकीन नहीं है। ये रिक्रिएशनल ड्रग के नाम से जानता है, पार्टी ड्रग के नाम से जानी जाती है। साबु नाम है इसका। और ये गरीबों का कोकीन है, एमडी। जैसे गरीबों का काजू कौन? मूंगफली। वैसे ही गरीबों की कोकीन कौन? एमडी। पुअर मैन कोकीन है ये भाई। एक लाइन लिख लो। रेव ड्रग मेथाम्फेटामाइन है, ऑल्सो नोन एज रिक्रिएशनल ड्रग, पार्टी ड्रग साबु, एंड पुअर मैन कोकीन। पुअर मैन कोकीन। ये नशा कब खत्म होगा बे? नशा होने लगा ये पढ़ पढ़ के। हम्म। देखो कई लड़कियां नशे में हो गई है, यूं घायल हो रही है अब, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में आने वाली है। ये कौन भाई? अभी आए हैं कि अभी अभी आई हो बालिका? कहाँ थे बेटा? सो गए थे? हैं? बेटा इतनी अगर नींद क्लास टाइम पे आ गई है और सो गई हो, इसका मतलब है तुमको पढ़ाई के मामले में लेके एंजाइटी बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल एंजाइटी का ना होना एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर आपको नींद आती है पढ़ने में, इसका मतलब है दिमाग में लोचा है। दिमाग में लोचा है मतलब पढ़ाई को लाइटली ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, हल्के में। हम्म? बताओ भाई डेट रेट क्या है? ठीक से देखो इधर क्या लिखा है। डेट रेप ड्रग। यहाँ जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि दोस्त को बुलाया अकेले स्थान पे और कोल्ड ड्रिंक में, चाय में, कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाया, वो वाला चीज है ये। तो ये वाली वो ड्रग है जिसका नाम क्या है? ये नाम क्लोनिडाज़ेपाम। ये बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग है। एक बेंजोडाइजेपिन ड्रग है जो रैपिड एक्शन करती है, रैपिड एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। ये क्या है? रैपिड एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग है। मांगने में चला जाना, जेल हो जाएगी अगर मांगा तो भी। हाँ। एक लाइन लिख लो। डेट रेप ड्रग इज क्लोनिडाज़ेपाम, a rapid acting benzodiazepine, a rapid acting benzodiazepine drug। खत्म, नशा खत्म है। नशे का पापा का। अब अब नशे के बारे में तुमको क्या क्या पॉइंट याद है वो मुझे बता दो पहले, फिर अपन पढ़ते हैं बच्चों के डिसऑर्डर्स। बच्चों में आएगा ऑटिज्म, एडीएचडी, मेंटल रिटार्डेशंस, मूवमेंट डिसऑर्डर, पर्पस लर्निंग डिसेबिलिटीज,
इतना ही बचेगा साइकेट्रिक में। फिर साइकेट्रिक में थेरापेटिक कम्युनिकेशन पढ़ लेंगे, एक और टॉपिक। उसके बाद खत्म। हम्म, चलो, तो चाइल्ड साइकेट्रिक शुरू करने से पहले फटाफट याद करो कि मोस्ट कॉमन अब्यूज सब्सटेंस इन इंडिया वो टोबैको है। टोबैको में निकोटिन होता है। क्या होता है? निकोटिन। वो तुमको पता है, टोबैको कई तरीके से लिया जा सकता है, तरीके तुम सब जानते हो। इसके बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल में याद रखना, लीगल लिमिट ऑफ ड्राइविंग इन इंडिया 30 mg पर डेसीलीटर ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन है। ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला, उसका क्या नाम है? वुडमार्क फॉर्मूला। क्या नाम है? एक क्वेश्चन है जो अल्कोहलिक प्रॉब्लम को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। केस क्वेश्चन है, कट डाउन एंड नॉट फीलिंग गिल्टी एंड आई वाज नॉट ड्रिंकिंग। ये याद रखना है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है बेंजोडाइजिपिन में क्लोरडाइजॉक्सिकोइड। एंटी क्रेविंग एजेंट और डिटरेंट एजेंट डाइसल्फिराम है। डाइसल्फिराम। डाइसल्फिराम 12 से 72 घंटे बाद देना है, लास्ट डोज ऑफ अल्कोहल के। और अगर कोई डाइसल्फिराम ले रहा है तो एटलीस्ट 14 डेज तक अल्कोहल अवॉइड करना है। इसके अलावा एक लाइन तुमने अल्कोहल में लिखी नहीं, अल्कोहल कंटेंट वाले सारे सॉल्यूशंस है उनको भी अवॉइड करना है, अदरवाइज रिएक्शन हो सकती है। सॉल्यूशन कौन से हो सकते हैं? लाइक कफ सिरप हो गए, माउथ वॉश हो गया, आफ्टर शेव लोशन हो गया, जिनमें भी अल्कोहल कंटेंट आता है वो वाले प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं। एक लाइन लिख लो कहीं भी कि व्हाइल टेकिंग डाइसल्फिराम एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक, लिखो क्या? हाँ लिखो। while taking when a patient taking disulfiram advise the patient when a patient taking disulfiram advise the patient avoid alcohol containing substance like mouthwash, aftershave lotion, cup syrup। सीधी सी लाइन लिख लो, इतनी रामायण नहीं लिख रहे हो तो डाइसल्फिराम लिखो। ये जब ले रहा हो तो हमको करना है अवॉइड, क्या करना है? तो अल्कोहल कंटेंट वाली चीजें करना है। क्या करना है? अल्कोहल कंटेनिंग चीजें अवॉइड करनी है। अब अल्कोहल कंटेनिंग किस में होता है? आफ्टर सेव लोशन में होता है आफ्टर सेव लोशन, कप सिरप, इसके अलावा माउथ वॉश, ये सारी चीजें अवॉइड करना है, अदरवाइज रिएक्शन हो सकती है। हो गया? तो अब देखते हैं चाइल्डहुड के डिसऑर्डर्स। रिवाइज तुम करते रहना, कल टेस्ट में आएगा अपने आप, परसों, तब समझ जाओगे। तो चाइल्डहुड में हम देखेंगे परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, लिखो भाई। परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये पुराना नाम है, अभी इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, एक डिसऑर्डर नहीं होगा, दो तीन डिसऑर्डर का एक ग्रुप है जो एक साथ डिस्क्राइब किया गया है। इट इंक्लूड्स ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स, एस्पर्जर डिसऑर्डर और रेट डिसऑर्डर। तो तीन जो नए डिसऑर्डर ऐड हुए हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर, वो है ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, दूसरा है एस्पर्जर डिसऑर्डर और तीसरा है रेट डिसऑर्डर। और जो ऑटिज्म वर्ड है, लियो कैनर ने सबसे पहले नाम दिया था, उसका नाम रखा था इन्फेंटाइल ऑटिज्म, और ये दिया किसने था? लियो कैनर ने दिया, लियो कैनर। तो लियो कैनर डिस्क्राइब फर्स्ट टाइम ऑटिज्म को इन्फेंटाइल ऑटिज्म नाम दिया था, और ये बहुत पुरानी बात थी, 1943। परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो अभी इसका नया नाम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसके अंदर तीन चीजें देखने को मिलेगी। एक ऑटिज्म है, दूसरा एस्पर्जर डिसऑर्डर और सिंड्रोम है, और तीसरा रेट डिसऑर्डर है, रेट्स डिसऑर्डर। हेल्प, ALPHA, PPHA। Pervasive developmental disorder, now known as autism spectrum disorders. It includes three type of disorder. First is autistic disorders, Asperger syndrome or disorder, and Rett disorders. Infantile autism सबसे पहले लियो केलर ने डिस्क्राइब किया था। किसने किया? लियो केनर। और ऑटिज्म वर्ड से क्या मीनिंग है? सिंपल मीनिंग बोले तो क्या समझते हो? सेल्फ सेंटर्ड। ऑटिज्म का मतलब है सेल्फ सेंटर, और जो इंसान सेल्फ सेंटर्ड होगा, यानी कि मेनली बच्चों में डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, और जो बच्चा सेल्फ सेंटर होगा वो दूसरों के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, फ्रेंड्स नहीं बनाएगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, कम्युनिकेट नहीं करेगा, अकेला खेलेगा, दूसरे सराउंडिंग से उसको कोई मतलब नहीं है। बच्चे की क्वालिटी होगी ये सारी। अब देखते हैं ऑटिज्म में कि ऑटिज्म है क्या, कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलो या न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर बोलो, इंपेयर द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन एंड रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है कि कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन इंपेयर्ड रहेगा, इसके साथ साथ बच्चा रेस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव एक्टिविटी करेगा। रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी का मतलब होता है लिमिटेड एक्टिविटी। रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी का मतलब क्या है? लिमिटेड एक्टिविटी करेगा, लिमिटेड एक्टिविटी। एंड रिपीटेटिव बिहेवियर का मतलब है वो रिपीटेटिव एक्टिविटी करता रहेगा। ऑटिज्म का जो मेन चीज है, ये न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर बोलो या न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर कहलाता है, और इसमें मेनली दो चीजों का डिस्टर्बेंस है, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, और इसके अलावा एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी और रिपीटेटिव रहेगी।
न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर, जिसमें कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन का डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा बच्चा रेस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव एक्टिविटी करेगा, यानी कि कुछ लिमिटेड एक्टिविटी को बार बार रिपीट करेगा, कुछ लिमिटेड एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता रहेगा। हो गया? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जिसमें मेनली कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन डिस्टर्ब रहेगा और बच्चा लिमिटेड और रिपीटेटिव एक्टिविटी करेगा, लिमिटेड और रिपीटेटिव एक्टिविटी करता रहेगा। और ये जो वर्ड है वो लियो कैलन ने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले। कारण क्या हो सकता है, तो जेनेटिक फैक्टर मोस्ट कॉमन कॉज है, और जेनेटिक फैक्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम फॉलोड बाय डाउन सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम से क्या समझते हो? तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम बहुत डेलिकेट, फ्रेजाइल और डिफेक्टिव होता है। एक्स क्रोमोसोम बहुत फ्रेजाइल, डेलिकेट और डिफेक्टिव होता है। इसके कारण मल्टीपल बच्चे में डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है, लाइक लो आईक्यू लेवल, रिपीटेड एक्टिविटी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। डाउन सिंड्रोम ट्रायोसमी 21 है, वो तुमको पता है। न्यूरोट्रांसमीटर लेवल की बात करें तो सेरोटोनिन, डोपामिन, इनका लेवल बढ़ा रहेगा और गाबा का लेवल डिक्रीज रहेगा। सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर है, लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एमएमआर वैक्सीन। ये कोई प्रूव्ड रीजन नहीं है एमएमआर वैक्सीन वाला, बट फिर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है और सर्टेन रिसर्च में ऐसा देखा है कि बच्चे को एमएमआर वैक्सीन लगाने के बाद, एमएमआर वैक्सीन लगाने के बाद बच्चे का कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन डिस्टर्ब हुआ है और बच्चा उसके बाद रिपीटेटिव एक्टिविटी करने लगा है, लिमिटेड एक्टिविटी वो भी रिपीटेड एक्टिविटी करने लगा है। तो एमएमआर वैक्सीनेशन इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ ऑटिज्म। सर्टेन स्टडीज में ये देखा गया है कि एमएमआर वैक्सीन देने के बाद बच्चे में ऑटिज्म के साइन एंड सिम्टम देखने को मिले थे। तो कॉमन कॉज में याद रखना है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है जिसमें एक्स क्रोमोसोम बहुत फ्रेजाइल और वीक होता है। दूसरा डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम को हम ट्रायसमी 21 बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स में सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल बढ़ा होगा और गाबा का लेवल डिक्रीज होगा। गाबा क्या है? गाबा किस डिजीज में मेन न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल डिक्रीज होने के कारण पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर होता है? एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या है? एंजाइटी का मेन न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, और गाबा की फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ऐसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स तुमको याद रखने हैं, याद रख नहीं पाए पर तुम याद है तुमको? पूछो। हम्म, बताओ। विच न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज इन सिजोफ्रेनिया? विच टू मेन न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज इन सिजोफ्रेनिया? एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग, फर्स्ट जनरेशन ड्रग क्या कहलाती है? डी2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसका मतलब है सिजोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल बढ़ेगा, साथ में किसका लेवल बढ़ता है? नोरेपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ता है। तो डोपामिन एंड नोरेपिनेफ्रिन द मेन न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच आर इंक्रीज्ड इन सिजोफ्रेनिया एंड एसोसिएटेड सेरोटोनिन लेवल आल्सो इंक्रीज। सेरोटोनिन का भी बढ़ा हुआ मिलेगा। वही डिप्रेशन के दो न्यूरोट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट जिसका लेवल कम होता है वो है सेरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन। सेरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन याद कौन रहेगा बे? हम्म, कौन सा इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कौन सा इन्फेक्शन? अरे कौन सा इन्फेक्शन बच्चे की ब्रेन की फंक्शनिंग को अल्टर कर सकता है प्रेगनेंसी के दौरान? मदर को कौन सा ऐसे इन्फेक्शन है जो बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं? वो कौन सा इन्फेक्शन है? हाँ, रुबेला अकेला थोड़ी, स्टॉर्च इन्फेक्शन है। हम्म? हाँ, वो टॉर्च बोलो या एस आगे लगा के स्टॉर्च बोलो। तो कौन कौन से हैं? सिफिलिस है, साइटोमेगालो है, हर्पीज है। हम्म? याद कौन करेगा भाई? तुम्हारी हालत ऐसी काहे हो गई है? साइन एंड सिम्टम की बात करें तो लियो केलर ने 3 ट्राइड सिम्टम्स दिए थे जिसको ऑटिस्टिक ट्राइड सिम्टम्स बोलते हैं। वो है इंपेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है इंपेयर्ड कम्युनिकेशंस एंड तीसरा है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और एक्टिविटी। इंपेयर्ड सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशंस, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। सोशल इंटरेक्शन का मतलब है बच्चे को दूसरों से कोई मतलब नहीं है, बच्चा फ्रेंडली नहीं है, बच्चा सोशलाइज बिल्कुल नहीं होगा, अकेला ही मस्त रहेगा, खुद की थॉट में ही खोया रहेगा, वो सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं करेगा। वहीं कम्युनिकेशन इंपेयर्ड रहेगा, कम्युनिकेशन इंपेयर्ड रहेगा यानी कि स्पीच एंड लैंग्वेज का डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। वहीं एक्टिविटी और इंटरेस्ट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड टू सेल्फ है, रेस्ट्रिक्टेड टू सेल्फ, खुद में ही वाले खोए रहने वाली एक्टिविटियां करेगा, दूसरों के साथ पार्टिसिपेटिव एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करेगा। कुल मिला के बोले तो बिल्कुल सेल्फिशनेस वाली फीलिंग है पूरी, सारी हरकतें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। लियो कहना के ऑटिस्टिक ट्रायड वही है कि इंपेयर्ड सोशल कम्युनिकेशंस, इसके साथ साथ इंपेयर्ड कम्युनिकेशंस, सोशल इंटरेक्शन बोलो या सोशल कम्युनिकेशन बोलो एक ही बात है। इंपेयर्ड कम्युनिकेशन में लैंग्वेज प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इसके अलावा एक्टिविटी बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड होगी और लिमिटेड होगी। लिख लिया? तो ट्रायड सिम्टम्स याद रखने हैं, लियो केलर ने ही डिस्क्राइब किया था इसको। अदर साइन एंड सिम्टम में हमें क्या देखने को बोलो या सोशल कम्युनिकेशन बोलो एक ही बात है।
तो ट्रायड सिम्टम्स याद रखने हैं, लियो केलर ने ही डिस्क्राइब किया था इसको। अदर साइन एंड सिम्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा? अनरेस्पॉन्सिवनेस, लैक ऑफ आई कांटेक्ट। बच्चे को आप नाम लेके पुकारोगे, वो अपने मस्ती में खेल रहा है, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, इग्नोर मारेगा, इग्नोर। एक्चुअल में इग्नोर नहीं मारेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं रहता सराउंडिंग में, इसलिए बच्चा ऐसा है। यहाँ अनरेस्पॉन्सिवनेस रहेगा, और उससे तुम बात करने के लिए पास बुलाओगे तो तुम्हारे सामने नहीं देखेगा, नीचे देखेगा और अपनी उंगलियों से खेलता रहेगा। तो ये वाले फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एबनॉर्मल सोशल बिहेवियर करेगा, बच्चों के साथ, दूसरों के साथ किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, किसी के पास बुलाने से भी नहीं आएगा, कोई आवाज देके उसके नाम से बुला रहा है तो भी नहीं देखेगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर होगा। सेपरेशन एंजाइटी बिल्कुल नहीं है, सेपरेशन एंजाइटी बिल्कुल नहीं है, नो सेपरेशन एंजाइटी। इसका मतलब क्या है? छोटे बच्चे जब पेरेंट्स से अलग होते हैं या अनजान लोग आते हैं तो उनसे डरते हैं, घबराते हैं, एंजाइटी होती है उनको। पर ऑटिज्म वाले बच्चे को कोई एंजाइटी नहीं, क्योंकि वो खुद की मस्ती में मस्त है, वो खुद की मस्ती में कितनी भीड़ के बीच घूम सकता है, क्योंकि उसको देखना ही नहीं, आई कांटेक्ट नहीं रखना, दूसरों से मतलब है, इसलिए कोई एंजाइटी नहीं है उसको, कोई एंजाइटी नहीं होगी। इसके अलावा रिपीटेटिव बिहेवियर और स्टीरियोटाइप मूवमेंट करता रहेगा, अपनी उंगलियों से खेलता रहेगा, अपने ही खिलौने से एक ही तरीके से बार बार खेलता रहेगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट को रिपीट करता रहेगा खुद ही। इसके अलावा डज नॉट अपियर टू अंडरस्टैंड सिंपल क्वेश्चन और डायरेक्शन। कुछ भी उसको सिंपल इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन देंगे वो समझेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा डज नॉट एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग एंड अपियर अनअवेयर ऑफ अदर्स फीलिंग। फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेशन में भी दिक्कत है, एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग में भी दिक्कत रहेगी। इसके अलावा डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग नॉन वर्बल क्यूज सच एज इंटरप्रेटिंग अदर पीपल फेशियल एक्सप्रेशन। तुम भयंकर चिल्ला रहे हो, डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? उसको समझ में नहीं आएगा कि तुम गुस्से में हो, फेशियल एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो सिंपल से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखना है कि बच्चे का कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है। इसके अलावा बच्चा सोशलाइज बिल्कुल नहीं होगा, दूसरों से घुलेगा मिलेगा नहीं, दूसरों से बातें बिल्कुल नहीं करेगा, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा, खुद के इमोशन दूसरे के इमोशन को समझ नहीं पाएगा, खुद के इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स ऑटिज्म के हैं, आपको ध्यान से देखना है, बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके साथ साथ वो रिपीटेटिव और रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड एक्टिविटी में खोया रहेगा, और वो सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी होगी। वो एक्टिविटी सारी क्या होगी? सेल्फ सेंटर्ड होगी, खुद के साथ ही, दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी में ही खोया रहेगा। कितने मंथ में होती है सेपरेशन एंजाइटी? लिखाया होगा, चलो पीडियाट्रिक में लिखा होगा सेपरेशन एंजाइटी। 6 में लिखा है क्या? है? हाँ, वही स्ट्रेंजर एंजाइटी या सेपरेशन एंजाइटी एक ही चीज है। 6 मंथ है, 6 to 7 मंथ रेंज होती है, कई जगह 7 to 8 मंथ भी लिखा होता है। विदेशी बुकों का अलग है, विदेशी बच्चों में जब से सोच रहा हूँ आज मेलोडी का है। हम्म, हाँ। तो ऑटिज्म जो वर्ड है वो किसने दिया? किसने दिया? तो बोलो रे, जोर से नाम बोलो। लियो कैनर। और इसने जो ट्राइड सिम्टम दिए वो क्या है? इम्पेयर्ड कम्युनिकेशंस या सोशल इंटरेक्शन, दूसरा सोशल इंटरेक्शन, और तीसरा रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव एक्टिविटी, रेस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव एक्टिविटीज। एक ही थी। उम्मीद भरी निगाहों से देखने से चॉकलेट मिल नहीं सकती, एक ही थी। देखिए क्या है अदर सिम्टम, पहले लिख लो, तब तक मैं मेलोडी खत्म कर देता हूँ, नहीं तो उछल सकती है, नुकसान हो सकता है। नहीं आ गया बेटा, रेस्ट ले रही। कॉपी खत्म, 2 ही पेज की कॉपी लाई थी क्या आज? दूसरी होगी थैले में, 2 पेज में लिख ले किसी से पेज लेके। इसके अलावा फेल टू रेस्पॉन्ड टू हिज और हर नेम और अपियर नॉट टू हियर। नाम लेके बुला रहे हैं, अरे बालक इधर देख, आवाज दिला रहे हैं, अरे बाबू इधर देख, बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम ही थकोगे बाबू बाबू करते, पर उसको नहीं फर्क पड़ेगा। इसके अलावा रेजिस्ट कडलिंग और होल्डिंग एंड सीम्स टू प्रेफर प्लेइंग अलोन, रिट्रीटिंग इनटू हिज और हर ओन वर्ल्ड। यहाँ कडलिंग क्या होता है? हाँ, छोटे बच्चों को कडलिंग बहुत पसंद पसंद होता है, उसको गोदी में उठा के ऐसे पकड़ के रखने का, होल्ड करना, गोदी लेना उनको अच्छा लगता है। पर इस वाले बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, जैसे तुम गोद लेने की कोशिश धक्का देगा, और कर जाएगा और भाग जाएगा, और अपनी अलग वाली खेल में वापस बिजी हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा। इसके अलावा आई कांटेक्ट नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, स्पीक डज नॉट स्पीक और हैज डिलेड स्पीच, स्पीच डेवलपमेंट लेट होगा, या तो होगा ही नहीं, और होगा तो भी लेट होगा। और अगर हो गया है स्पीच डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज में तो